नाते से अलग होना ही होगा। ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई और वो भी वहां से चली गईं। अब गुनगुन वहां अकेली जरूर थी, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं सुकून भी था कि अब उसे घर से नहीं निकाला जा रहा था। दादा के फैसले ने तलाक वाला डर भी कम कर दिया था, लेकिन गुनगुन को इस बात का मलाल था कि इस बीच एक बार भी कबीर ने उससे मुलाकात नहीं की थी। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से मिलने तक की जहमत नहीं उठाई थी, लेकिन कबीर की गुनगुन की हर हरकत पर बराबर नजर रहती थी। अगले दिन सुबह सुबह पूरा वालिया मैंशन भगवान कृष्ण की मधुर भजन की आवाज से गूंज उठा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जैसे ही गुनगुन ने पूरी आरती करके पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने खड़े लोगों को देखकर वो हैरान रह गई। उसके पीछे दादा, दादी, सपना जी, किशोर, मिहिका, विक्रम और सबसे हैरान करने वाली बात कबीर भी खड़ा था, जो सुबह सुबह इस आवाज को सुनकर आया था। गुनगुन तो कबीर को इतने दिनों बाद देखकर काफी ज्यादा खुश थी। उसकी आंखों में चमक सी आ गई थी। वहीं गुनगुन चुपचाप नजरें झुकाए हुए सबके सामने आरती की थाल आगे करने लगू। एक एक करके सभी आरती लेने लगे। फिर गुनगुन झुककर सभी को प्रणाम करने लगी। गुनगुन जैसे ही सपना जी के पांव छूती तो वो बेमन से ही उसके सिर पर हाथ रख देती, जिसे महसूस कर गुनगुन खुश हो जाती थी। वहीं जैसे ही गुनगुन आरती लेकर कबीर के पास आई, कबीर उससे पहले ही वहां से जाने लगा। उसने मुश्किल से 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि दादा ने कहा, कबीर जब आ ही गए हो तो आरती भी लेते जाओ। अपने दादा की बात मानकर वो वहीं रुक गया। फिर गुनगुन उसके पास आरती की थाल लेकर गई। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठहर सा गया। दोनों की नजरों में ही अनगिनत एहसास छुपे हुए थे, जिनसे दोनों ही अनजान थे। लेकिन फिर कबीर ने अपनी नजरें फेर ली, जिसे महसूस कर गुनगुन को अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने झुककर और दादी। वहीं सपना जी की तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गईं और अपने मन में कहा, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो ये गवार लड़की सबको अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा लेगी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने किसी को फोन किया और बोली, देखो अब वक्त आ गया है तुम्हारा वालिया परिवार में एंट्री लेने का। अब तुम ही हमें इस गवार से मुक्ति दिला सकती हो। सामने से जो जवाब आया वो सुनकर सपना जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरअसल ये सपना जी की जिंदगी की बहुत बड़ी चाल थी और ये कितनी इफेक्टिव होगी ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। वहीं कबीर शॉवर के नीचे खड़ा होकर गुनगुन की बातों के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कोई लड़की इतनी भी इनोसेंट कैसे हो सकती है कि कुछ दिन पहले ही जिसकी वजह से वो मौत के दरवाजे तक पहुंच चुका था, वही लड़की उसे भगवान का दर्जा दे रही है। सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। फिर उसने अपने आप से कहा,
चाहे जो हो जाए मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता, उसे यहाँ से जाना ही होगा। कब और कैसे, इसका जवाब भी उसे बहुत जल्द मिल ही जाएगा। ये कहकर उसने शॉवर बंद कर दिया और फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें बेहद लाल और डरावनी नजर आईं, मानो जैसे वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो रहा हो। गुनगुन सुबह की आरती के बाद नाश्ते की तैयारी में जुट गई। हालांकि दादा और दादी ने उसे काम करने से मना किया हुआ था, लेकिन खाना बनाना गुनगुन के पसंदीदा कामों में से एक था। वो इसे कैसे छोड़ सकती थी भला? इसलिए वह अपने पसंदीदा काम में लग गई। थोड़ी देर बाद जब सभी लोगों ने खाने की इतनी अच्छी खुशबू महसूस की तो सबके मुंह में पानी आने लगा, सिवाय सपना जी के। सबने जब नाश्ते की तरफ देखा तो पाया कि गुनगुन ने आलू के पराठे, पुदीने की चटनी और मीठे में हलवा बनाया था। नाश्ता ज्यादा हैवी नहीं था, फिर भी उनके लिए तो पहली पसंद इटालियन ब्रेकफास्ट ही थी, जिनकी उनको आदत थी। जिसे देखकर दादा खुश होते हुए बोले, अरे वाह बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया, अब मुझे कभी भी वो बिना स्वाद वाला खाना नहीं खाना पड़ेगा। दादी ने भी कहा, आप सही कह रहे हैं, हमारी गुनगुन में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है, जो भी बनाती है वो अपने आप ही टेस्टी बन जाता है। वही किशोर ने एक नजर सपना जी की तरफ देखा, जो खा तो रही थी लेकिन कुछ भी नहीं कह रही थी। ये सब देखकर किशोर भी बिना कुछ बोले खाने लगे। थोड़ी ही देर में सब के सब नाश्ते पर टूट पड़े। विक्रम ने हंसते हुए कहा, भाभी यू आर टू गुड, खाना इतना टेस्टी है कि मन करता है खाना बनाने वाले के हाथों को ही किस कर लूं। वहीं गुनगुन विक्रम की बात को कुछ समझ नहीं पाई और थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या कहा आपने विक्रम भैया? वहीं मिहिका ने विक्रम को कोहनी मारते हुए कहा, तुम क्यों भाभी को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, हिंदी में दो। ये कहते हुए वह मुस्कुराने लगी। वहीं विक्रम झट से कहता है, अरे भाभी, मेरे कहने का मतलब है कि आप कितना अच्छा खाना बनाती हो कि मन करता है उन हाथों को चूम लूं। ये कहते हुए उसने गुनगुन की तरफ देखकर एक आई विंक कर दी। इस पर गुनगुन थोड़ी हंस पड़ी और अपनी नजरें झुका ली। वहीं सीढ़ियों से आते हुए जब कबीर को विक्रम की आखिरी लाइन सुनाई दी तो पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगा और वह विक्रम को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। और जैसे ही विक्रम की नजर कबीर से जा टकराई तो बेचारे के मुंह में जाता हुआ निवाला छूटकर नीचे गिर गया। फिर वो अपने मन में डरते हुए कहने लगा, अब मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि भाई मुझे इस तरह घूर रहे हैं, जैसे मुझे बिना पकाए ही कच्चा चबा जाएंगे। हे भगवान, बचा लेना मुझे इस दुष्ट दानव जैसे भाई से। ये कहते हुए वो बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल से उठने लगा तो गुनगुन ने विक्रम को रोकते हुए कहा, अरे विक्रम भैया, अभी तक तो आपने ठीक से कुछ भी नहीं खाया है, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? तभी विक्रम झट से बोला, नहीं भाभी, वो दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है तो मुझे अर्जेंटली जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई पागल सांड पड़ा हो। वही गुनगुन बेचारी को तो आधी बात समझ आ गई पर आधी बात सिर के ऊपर से निकल गई। वहीं मिहिका ने जब गुनगुन को इस तरह देखा तो उससे कहा, मेरी प्यारी भाभी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ काम था इसलिए विक्रम भाई चले गए, अब आप भी आइए और कबीर भाई के साथ नाश्ता कीजिए। वहीं कबीर बिना गुनगुन की तरफ देखे ही चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गया। कुछ सर्वेंट्स उसे खाना सर्व कर रहे थे जबकि गुनगुन और भी को खाना सर्व कर रही थी। ये देखते ही मानो कबीर की आंखें गुस्से में लाल होने लगीं। वो अपने मन में बोला, जब सबको तो खुद सर्व करके दे रही थी और मुझे देने में तो। तभी फिर से अपने मन में बोला, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये लड़की ना मेरे साथ ऐसा जानबूझ के कर रही है। तभी अचानक दादी माँ ने कबीर से कहा, क्या हुआ कबीर, नाश्ता करो बेटा। तब कबीर अपनी सोच से बाहर आया और खाना शुरू किया। जैसे ही कबीर ने पराठे की पहली बाइट ली, उसके स्वाद के कारण उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वो अपने मन में कहने लगा, नॉट बैड गवार बीवी, तुमने इतना बुरा भी नहीं बनाया है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई जिसे उसने जल्दी से छुपा भी लिया, लेकिन उसकी ये हरकत वहीं बैठे दादा की नजरों से छुप नहीं पाई। उन्होंने अपने मन में कहा, लगता है खुद किस्मत ने उन दोनों की जोड़ी बनाई है, नहीं तो कहाँ पत्थर दिल कबीर और कहाँ प्यारी सी गुनगुन, राम ने मिलाई है जोड़ी दोनों की। फिर आगे कहा, कबीर को गुनगुन जैसा अच्छा जीवन साथी चिराग लेकर भी ढूंढने से कभी नहीं मिलता, ये सब भगवान की कृपा है। ये कहते हुए वे मुस्कुराने लगे। वही गुनगुन चुपचाप खड़ी ही रही तो मिहिका ने कहा, भाभी आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना। तभी गुनगुन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, आप लोगों के खाने के बाद मैं खा लूंगी। ये कहकर वो बिना आगे की कोई बात सुने बहाना बनाकर किचन की तरफ भाग गई। वही कबीर जब गुनगुन को इस तरह घबराकर भागते देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दरअसल हुआ ये था कि कबीर ब्रेकफास्ट करते हुए जब भी गुनगुन की तरफ देखता तो बेचारी गुनगुन को अब सा फील होने लगता था। कबीर के बार बार गुनगुन को घूरने से गुनगुन को अब वहाँ रहना काफी मुश्किल हो गया था, इसलिए वो कुछ बहाना बनाकर किचन की तरफ भाग गई। किचन में आकर वो दीवार से टिक कर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो खुद से बोली, बाप रे बाप, ये तो गजब हो गया, ये तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कभी देखा ही नहीं हो। गुनगुन को ऐसा लग रहा था मानो उसने ऐसा कुछ महसूस किया हो जिससे उसका दिल और दिमाग ने पूरी तरह से काम करना ही बंद कर दिया हो। ये फीलिंग उसके लिए बिल्कुल नहीं थी क्योंकि कबीर ने उसे कभी इंपॉर्टेंस कभी दी नहीं थी। वही सपना जो एक टक कबीर को ही देख रही थी, उसके इस अचानक बदले हुए एक्सप्रेशन से शॉक्ड हो गई क्योंकि इतने सालों में कबीर के चेहरे पर मुश्किल से ही उन्होंने कभी मुस्कान देखी होगी। वो अपने मन में बोली, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो कुछ ही दिनों में बहुत कुछ बदल जाएगा यहाँ, जो मैं अब होने नहीं दे सकती। उधर ऑफिस में आज कबीर का मूड काफी अच्छा था। उसे रह रहकर गुनगुन की याद आ रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, फिर भी वो गुनगुन के बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद कबीर के असिस्टेंट रोनित ने एक फाइल कबीर के सामने रटराट से हुए कहा,
सर, इसमें उस लड़की मतलब गुनगुन मैडम की पूरी जन्म कुंडली है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कबीर ने चौंकते हुए पूछा। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? रोनित ने कहा। सर, इसमें उनके कुछ साल गायब होने की भी खबर है। मैंने गांव वालों से पता लगवाया था उनके बारे में, लेकिन एक ऐसी बात पता चली है कि अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। कबीर इरिटेट होते हुए बोला, अब पहेली बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ, क्या पता चला है तुम्हें? तभी रोनित बोला, सर, गांव वालों के हिसाब से गुनगुन पिछले 5 सालों से ही यहाँ पर रह रही है। उसके चाचा चाची उसे ज्यादा किसी से मिलने भी नहीं देते थे। गुनगुन की एक दादी और भाई ही है जो उसे थोड़ा बहुत प्यार करते थे, वरना और कोई तो। तभी कबीर ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वहीं कबीर अपने मन में कुछ सोचते हुए खुद से बोला, ये लड़की तो मेरे लिए अजीब सी पहेली बनती जा रही है। अब जब इतना पता लगा लिया है तो बाकी की चीजें भी मैं पता कर ही लूंगा। बस अब तुम देखती जाओ कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये कहकर कबीर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। आज सपना जी सुबह के इंसिडेंट से काफी डिस्टर्ब थी। वो किसी भी कीमत पर गुनगुन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने कुछ प्लान बनाया था। उन्होंने अपनी दोनों मुट्ठी जोर से कसी और बोली, आज तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। ये कहकर वो हंसने लगी। शाम को लगभग 5 बजे का वक्त हो रहा था। 3 औरतें वालिया मैंशन में दाखिल हुई, जिन्हें देखकर सपना जी एक्साइटेड होती हुई बोली, वेलकम टू ऑल इन वालिया मैंशन। ये कहती हुई वो उनका वेलकम किया। वे सभी औरतें काफी हाई क्लास से बिलोंग करती थीं। उन सभी का बिजनेस वर्ल्ड में एक अलग ही रुतबा था। वे सभी औरतें सपना जी की सहेलियां थीं। हालांकि वे लोग हमेशा किट्टी पार्टियों में ही मिला करती थीं, लेकिन आज ये प्रोग्राम सपना जी ने अपने घर पर ही रखा हुआ था, जिससे उसकी सहेलियां थोड़ी कंफ्यूज भी थीं। फिर भी वे सभी मुस्कुराते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठ गईं। ये गेट टुगेदर गार्डन के ही एक प्राइवेट एरिया में किया गया था, जहाँ बिना परमिशन के कोई भी नहीं जा सकता था। उन सभी के वहाँ बैठते ही एक सर्वेंट सपना जी के पास आया और उनसे जैसे ही कुछ कहने वाला होता है कि तभी सपना जी बोली, जाओ जाकर गुनगुन को ये सभी चीजें लेकर आने के लिए कहो। वहाँ वो सर्वेंट फौरन ही सपना जी का ऑर्डर लेकर गुनगुन के पास चला गया। पहले तो गुनगुन थोड़ी हैरान हो गई थी, क्योंकि आज से पहले सपना जी ने उसे कभी भी किसी चीज के लिए नहीं कहा था, लेकिन आज अचानक ये सब उसे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। फिर भी ज्यादा ना सोचते हुए वो फौरन ही उनके ऑर्डर को पूरा करने चली गई। थोड़ी देर बाद गुनगुन कुछ स्नैक्स और कुछ शैंपेन की बोतलें लेकर गार्डन के उस एरिया में आई जहाँ वो गेट टुगेदर हो रहा था। वहाँ पहुंचकर उसने सामने के एक टेबल पर सारा सामान रख दिया और फिर वहाँ से जाने लगी। तभी एक तेज आवाज गुनगुन के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर उसके बढ़ते कदम वहीं रुक गए। अरे लड़की, क्या तुम में इतना भी मैनर नहीं है कि इस तरह से गेस्ट के सामने बिहेव किया जाता है? वहीं गुनगुन ने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए बोली, जी माफ कर दीजिए माँ। उसकी बात बीच से काटते हुए सपना जी फिर से चिल्लाई, हम सबको मैडम कहकर बुलाओ, और हाँ, जल्दी से सभी को ड्रिंक सर्व करो। सपना जी की इतनी तेज आवाज सुनकर गुनगुन पहले तो डर गई, लेकिन फिर खुद को संभाल कर ड्रिंक सर्व करने लगी। वहीं उनकी सहेलियां ये सब देख रही थीं। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम कला रावत था, बहुत ही ज्यादा एरोगेंट स्वभाव की थी। उसे हर बात में सिर्फ और सिर्फ अपनी अमीरी का रौब झाड़ना अच्छा लगता था। वह अपनी घमंड भरी मुस्कान से सपना से बोली, अरे सपना, तुमने कितने लो स्टैंडर्ड के नौकर रखे हुए हैं। हमारे यहाँ तो नौकर भी कितने वेल एजुकेटेड होते हैं, हमें उन्हें कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद सारा काम कर देते हैं। ये सुनते ही उसकी सारी सहेलियां उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगीं। ये सब सुनकर गुनगुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो चुपचाप अपना काम करने में लगी हुई थी। वहीं सपना जी को ये सब सुनकर काफी अच्छा लग रहा था। तभी गुनगुन के हाथ से एक ड्रिंक गिरकर एक दूसरी औरत की साड़ी पर गिर गई, जिससे उस औरत की साड़ी खराब हो गई। वो औरत जिसकी साड़ी पर ड्रिंक गिरी थी, उन्होंने झट से गुनगुन को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अगले ही पल गुनगुन सीधे नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उस औरत जिसका नाम शीला था, उसका तमाचा इतना जोरदार था कि गुनगुन के गालों पर 5 उंगलियों के निशान छप चुके थे और उसके मुंह से खून आने लगा था। फिर भी उस औरत का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो गुनगुन की तरफ देखते हुए सपना जी से बोली, सपना, ये कैसी नौकरानी रखी है तुमने, जिसे एक काम ढंग से नहीं आता? तुम अपने घर में क्या इसी तरह के सर्वेंट्स रखती हो, जिसे एक ड्रिंक सर्व भी नहीं करना आता? वहीं बैठी हुई तीसरी औरत मधु ने शीला से कहा, देखो शीला, छोड़ो उसे, हम यहाँ ये सब नहीं करने आए हैं, बेकार में माहौल मत खराब करो। ये कहते हुए वो सभी शीला को शांत करने की कोशिश करने लगी। मधु थोड़ी शांत स्वभाव की औरत थी, उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं सपना ने थोड़े गुस्से का नाटक करते हुए कहा, अरे लड़की, अब वहाँ चुपचाप क्यों बैठी है? चल चुपचाप ये जो तूने गंदगी फैलाई है उसे जल्दी से साफ कर। ये कहते हुए उन्होंने एक दूसरे नौकर से पोछा मारने का सारा सामान लाकर उसके सामने पटक दिया। वहीं गुनगुन, जो अभी भी अपना एक हाथ अपने गाल पर रखे हुए थी, क्योंकि उसे अभी भी अपने जबड़े में तेज दर्द हो रहा था, उसे 1 मिनट तक अपने कानों में सीटी बजती हुई सी महसूस हो रही थी। तभी एक बार फिर उसे सपना जी की आवाज सुनाई दी, जो उसे बार बार बुरा भला कह रही थी। गुनगुन धीरे धीरे नीचे से उठी और कपड़ा लेकर फर्श साफ करने लगी। पूरा फर्श साफ करने के बाद वह चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी कि तभी वहां फिर से शीला की आवाज सुनाई दी, अरे ओ नौकरानी, ये कौन साफ करेगा, तेरा बाप? ये कहते हुए उसने अपने सैंडल की तरफ इशारा किया। वहीं उसकी बात सुनकर मधु को गुनगुन के लिए थोड़ा बुरा लगा, पर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि शीला और सपना मिलकर उस लड़की को परेशान कर रहे थे, जो वह चाहकर भी गुनगुन के लिए कुछ नहीं कर सकती थी।
लेकिन इधर बाप का नाम सुनकर गुनगुन को अजीब सा फील होने लगा, मानो उसके दिमाग में जंग छिड़ गई हो। वह अपना एक हाथ अपने सिर पर रखे हुए ही शीला की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर वह नीचे झुकी और जैसे ही शीला के सैंडल को कपड़े से साफ करने लगी, तभी शीला ने उसे पैर से धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर वहां के टेबल के एक कोने से जा लगा और उसके सिर से खून निकलने लगा। इत्तेफाक से उसे फिर से वही चोट लगी जहां उसे पहले लगी हुई थी। शीला के इस बिहेवियर से मधु को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और वह जैसे ही गुनगुन को उठाने गई, तभी कला रावत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे जाने से रोकते हुए कहा, मधु, ये क्या कर रही हो तुम? उस 2 टके की नौकरानी के लिए क्यों अपने हाथ दंदे कर रही हो? लेकिन मधु ने कला से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, कला, मैंने कहा ना, छोड़ो मेरा हाथ। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ छुड़ाया और गुनगुन के पास जाकर उसे उठाते हुए कहा, बेटा, तुम ठीक तो हो? लेकिन गुनगुन कुछ नहीं बोली। वह अपना हाथ अपने सिर पर ही रखे हुए थी। गुनगुन बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगी। मधु को उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। तभी गार्डन के उस एरिया से जाते वक्त गुनगुन के सिर में अचानक इतना तेज दर्द होने लगा कि उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। उसे खुद एहसास नहीं हुआ कि वो मेन रोड पर आ गई थी। सड़क पर काफी गाड़ियां चल रही थी। गुनगुन बस किसी तरह खुद को संभालते हुए गाड़ियों के बीच से निकल रही थी, पर गुनगुन को जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। काफी देर तक यूं ही चलते रहने के बाद उसे अचानक तेज चक्कर आने लगा और वह एक आती हुई तेज कार के सामने ही गिर पड़ी। गुनगुन का एक्सीडेंट होते होते बचा। उस अचानक हुए इंसिडेंट से कार चलाने वाला ड्राइवर बेहद डर गया और कांपते हुए पीछे मुड़कर अपने मालिक से बोला, बॉस, एक लड़की कार के सामने अचानक गिर गई है। यह सुनकर वह आदमी कुछ सोचते हुए कार से बाहर निकला और नीचे झुककर उस लड़की को देखा। वहीं गुनगुन का चेहरा उसके बालों से पूरी तरह ढका हुआ था, जिससे उसका चेहरा उस आदमी को दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही उस आदमी ने उस लड़की के चेहरे से बाल हटाए तो वह गुनगुन को देखता ही रह गया। कुछ देर तक उसे यूं ही निहारते रहने के बाद वो आदमी होश में आया और बोला, वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरा इतनी खूबसूरत लड़की से पाला पड़ जाएगा। क्यों ना मैं इसे अपने घर ले चलूं? उसने गुनगुन को अपनी गोद में उठाकर अपनी कार में बैक सीट पर लिटा दिया और अपने घर की तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद गुनगुन एक आलीशान बेड पर बड़े ही आराम से लेटी हुई थी और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन वो जिस वक्त मौजूद थी वो उसका ससुराल नहीं बल्कि कोई और जगह थी। एक बड़े से आलीशान विला के अंदर एक छोटी सी पार्टी चल रही थी। वो पार्टी यश मेहरा ने रखी हुई थी। वो भी कबीर की तरह ही एक बिजनेसमैन है। वो लीगल और इलीगल दोनों तरह के काम करता था। हॉल में ही उसने एक डील क्रैक की थी, जिसकी वजह से उसने इसे अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। उसे क्लब में जाकर पार्टी करना ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने घर में ही इन चीजों का इंतजाम करवाया था। उसके घर पर पार्टी चल रही थी जिसमें यश के कुछ फ्रेंड्स ही आए हुए थे। उन्हीं फ्रेंड्स में से एक कबीर वालिया भी था। यश और कबीर की दोस्ती काफी पुरानी थी। उनके अन्य दोस्त विशाल और साहिल भी थे। पार्टी धीरे धीरे अपने लेवल पर पहुंचने लगी। वहां सारे लोगों ने काफी ड्रिंक कर लिया था। तभी यश ने हल्के नशे में कहा, यार कबीर, तुझे पता है आज मैंने जबरदस्त खूबसूरत लड़की देखी थी। थी नहीं बल्कि है। तुझे पता है वो लड़की अभी भी मेरे ही घर पर ही है। ये सब बोलते हुए आज यश काफी खुश नजर आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो जिसकी तलाश उसे बरसों से थी। वही साहिल ने उसे देखकर कहा, ये क्या कह रहा है तू? तेरे घर में लड़की? तू तो ब्रह्मचारी आदमी है। आज तक तूने किसी भी लड़की को अपने आसपास भी नहीं आने दिया, फिर आज अचानक? इस पर यश ने कहा, अरे यार, आज तक मैं इसलिए किसी लड़की के करीब नहीं गया क्योंकि मुझे वो सब पसंद नहीं थी, लेकिन ये लड़की तो कबीर कमाल की है। तू अगर एक बार देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। क्या गजब की खूबसूरत है यार, भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। ये कहते हुए वो बार बार गुनगुन को ही इमेजिन कर रहा था। वो लगातार उस लड़की की तारीफों के कसीदे पढ़े ही जा रहा था। जिस पर विशाल और साहिल ने कहा, लगता है इसका लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। जरा हमें भी मिलवा दे यार, ताकि हम भी तो देखें आखिर ऐसी क्या खास बात है उसमें जिसने तेरे जैसे ब्रह्मचारी को अपना दीवाना बना दिया। ये कहकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। वहीं यश ने उनकी बात सुनकर थोड़े सैड एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे वो सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ यहाँ इसी घर में ले आया। अभी वो रूम में बेहोश पड़ी हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे सुबह ही होश आएगा। वही कबीर यश की बकवास बातें सुन सुनकर बोर हो गया था, इसलिए उसने वहां से जाने की बात कही, जिस पर यश ने उसे रोकते हुए कहा, अरे कबीर, रुक जाना यार, थोड़ी देर उसके बाद चले जाना। ये कहकर उसने उसे वापस बिठा दिया। उसके जिद के आगे कबीर मान गया। कभी साहिल ने हंसते हुए कहा, चल ये सब छोड़, अब हम थोड़ा चिल करते हैं। ये कहते हुए वे सभी फिर से ड्रिंक करने लगे। थोड़ी ही देर में कबीर को कुछ अजीब सा फील होने लगा, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसलिए वह वहां से गेस्ट रूम के वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह लौट रहा था तभी उसकी नजर एक रूम पर पड़ी, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वह ज्यादा न सोचते हुए जैसे ही वहां से गुजरा तो अचानक उसकी नजर उस रूम के बेड पर गई जहां एक लड़की लेटी हुई थी। पता नहीं कैसे, पर कबीर के कदम अपने आप ही उस तरफ बढ़ गए। उस रूम में पहुंचकर जैसे ही उसने उस लड़की को देखा, उसके होश ही उड़ गए और वह हैरानी से बोला, गुनगुन, और यहाँ ये सब? दरअसल जिसने गुनगुन को अपनी कार में बिठाकर ले गया था वह और कोई नहीं बल्कि यश ही था। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए यश ने हॉस्पिटल के बजाय अपने घर ही ले आया था।
लेकिन अभी तक गुनगुन को होश नहीं आया था क्योंकि डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया था, जिस वजह से वह सुबह से पहले नहीं उठने वाली थी। वही कबीर गुनगुन को इस हालत में देखकर जल्दी से उसके पास गया। उसने देखा कि गुनगुन के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और वह गहरी नींद में थी। उसे देखकर वह सोचने लगा, क्या यश जो कि नशे में अभी अभी जो कुछ भी कह रहा था कहीं गुनगुन के बारे में तो नहीं कह रहा था? क्या उसे गुनगुन से ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया है? ओह गॉड, पूरी दुनिया में उसे मेरी ही वाइफ मिली थी लव करने के लिए। फिर वह गुस्से से गुनगुन की तरफ देखते हुए बोला, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी मैंशन से बाहर आने की? न तुम बाहर आती, न किसी की नजर तुम पर पड़ती और ना ही ये सब होता। इसकी सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। फिर थोड़ी देर तक वह लगातार गुनगुन को ही घूरता रहा। फिर कुछ सोचकर उसने गुनगुन को अपनी गोद में उठाया और यश के विला के दूसरे गेट से बाहर निकल गया और रास्ते में यश को अपने घर जाने का मैसेज भी कर दिया। वो थोड़ी ही देर में वालिया मैंशन पहुंच गया। घर पहुंचकर वो चुपचाप गुनगुन को अपनी गोद में उठाकर अपने ही कमरे में ले गया क्योंकि उसे गुनगुन का कमरा पता नहीं था। कमरे में आते ही उसने उसे अपने बेड पर लिटा दिया और कंबल से ढक दिया और खुद फ्रेश होने चला गया। धीरे धीरे कबीर पर अब ड्रिंक का असर और बढ़ने लगा था। फिर भी वो बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा होकर अपने नशे को काफी हद तक कम करने में कामयाब हो चुका था। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आते ही उसकी नजर गुनगुन पर पड़ी, जो बड़े आराम से उसके बेड पर सोई हुई थी। थोड़ी देर बाद कबीर ने अपने कपड़े चेंज किए और एक पिलो लेकर काउच पर सोने चला गया। थोड़ी देर तक उसने वहां सोने की कोशिश की, लेकिन उसे काउच पर नींद नहीं आई, जिससे वो परेशान होते हुए बोला, यहाँ मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली, अब क्या करूं? फिर तभी उसकी नजर बेड पर गई, जहाँ गुनगुन सो रही थी। वो सोते हुए बेहद ही मासूम और प्यारी लग रही थी। वो बेड के एक किनारे सो रही थी। थोड़ी देर तक उसने गुनगुन की तरफ देखा, फिर कुछ सोचते हुए अपना पिलो और कंबल लेकर बेड के दूसरी साइड पर लेट गया और खुद से कहा, वैसे भी इतना बड़ा बेड है, वो उस तरफ सोई हुई है और मैं इस तरफ। डॉक्टर ने कहा है कि सुबह तक वैसे भी इसे होश नहीं आना वाला है। ये कहकर वो लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। आधी रात को न जाने किस पहर दोनों एक दूसरे से लिपट गए। वहीं गुनगुन ने अपना सिर कबीर के सीने पर रखा हुआ था, तो वहीं कबीर भी उसे इस तरह अपनी बाहों में जकड़े हुए था जैसे अगर उसने थोड़ा सा भी ढीला छोड़ा तो कहीं वो भाग जाएगी। दोनों सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे, जिसका अंदाजा दोनों में से किसी को भी नहीं था। अगली सुबह आज कबीर की नींद सुबह सुबह मोबाइल के बजने से खुली। शायद किसी का कॉल आ रहा था। उसने जैसे ही फोन उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहा, तभी उसे अपने सीने पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। उसने जैसे ही अपनी नजरें नीचे की तो उसे गुनगुन का खूबसूरत सा चेहरा नजर आया। उसकी घनी पलकें, गुलाबी होठ, तीखी सी नाक और काले लंबे बाल जो उसके शरीर पर पूरी तरह फैले हुए थे। गुनगुन को इस तरह अपने करीब देखकर कबीर के दिल में अनगिनत जज्बात आ रहे थे और चले भी जा रहे थे। उसका मन अचानक गुनगुन के उन गुलाबी होठों को चूमने का करने लगा। वो पता नहीं कैसे धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने भी लगा था कि तभी अचानक गुनगुन ने नींद में ही अपनी करवट बदल ली, जिससे कबीर अचानक होश में आया और खुद पर ही चिल्लाया, ये क्या करने जा रहा था तू कबीर? तू इस लड़की को किस करना चाहता था? ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? फिर जल्दी से वो सोचने लगा कि आखिर गुनगुन उसके रूम में क्या कर रही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गुनगुन उसके रूम में कैसे आई। ज्यादा सोचने के बाद उसे कल यश के घर जाकर पार्टी करने से लेकर गुनगुन को अपने कमरे में लेकर आने तक की सारी बात याद आ गई। उसने खुद से ही कहा, ये मैंने क्या किया? मैं कैसे इस लड़की के साथ एक ही बेड पर? नो, ये नहीं हो सकता। अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। किसी को इसके बारे में पता चले उससे पहले ही मुझे गुनगुन को उसके रूम में पहुंचाना होगा। ये कहते हुए उसने गुनगुन को अपनी गोद में उठाया और तुरंत मैंशन से बाहर निकलकर लेडी सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने उसे एक रूम में ले जाकर जल्दी से कंबल से अच्छी तरह ढक दिया और फिर जल्दी से अपने रूम में वापस आ गया। वहां आकर जैसे ही उसकी नजर अपने रूम में मौजूद शख्स पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। कबीर इतनी सुबह सुबह दादा को अपने रूम में देखकर चौंक गया। उसके दादाजी उसी का इंतजार करते हुए सोफे पर बैठे हुए थे। फिर वो धीरे से उनके पास आते हुए बोला, क्या बात है दादाजी, आप इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में? मुझे बुला लिया होता, मैं चला आता आपके पास। आपने क्यों तकलीफ की? ये सुनकर उसके दादाजी ने कहा, पहले तो मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। खैर ये सब छोड़ो और यहाँ मेरे पास बैठो। ये कहते हुए उन्होंने उसे अपने पास आने का इशारा किया। वहीं कबीर सीधे जाकर दादाजी के बगल में बैठ गया। वहीं उसके दादाजी ने कहा, देखो कबीर बेटा, मुझे पता है तुम्हारी शादी जिन भी हालातों में हुई थी उससे हम सब भी बहुत नाराज थे, लेकिन बेटा मैं एक बात तुम्हें कहना चाहता हूँ कि गुनगुन बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यारी बच्ची है। उसका मन गंगा की तरह पवित्र है। उसके जैसी लाइफ पार्टनर तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक मौका दो, वो कभी तुम्हें निराश नहीं करेगी, बस एक बार। तभी कबीर ने दादा की बात बीच में ही काटते हुए कहा, आप अच्छे से जानते हैं कि गुनगुन मेरी वाइफ बनने के लायक नहीं है। मैं उसे कोई भी मौका नहीं देना चाहता। मैं इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये सुनकर उसके दादा थोड़े मायूस होकर बोले, अगर तुम्हारा यही आखिरी फैसला है तो ठीक है, मैं तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए 1 वीक का टाइम देता हूँ। उसके बाद भी अगर तुम्हारा यही फैसला होगा तो तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा। डिवोर्स का नाम सुनते ही कबीर के मानो होश ही उड़ गए और वो एकटक दादा की तरफ देखने लगा। उसके मुंह से जैसे शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। उसके दादाजी ने आगे कहा,
मैंने उसे अपनी बेटी माना है, तो मैं उसे सारी जिंदगी यूं ही तकलीफ में बिताते हुए नहीं देख सकता। अब जब तुम उसे अपनाना नहीं चाहते हो, तो मैंने भी फैसला लिया है कि तुमसे तलाक हो जाने के बाद मैं उसकी दूसरी शादी करवा दूंगा। उसके लिए मैं एक अच्छा लड़का और एक अच्छा परिवार ढूंढूंगा, जो गुनगुन को वो हर खुशी देगा जो वो डिजर्व करती है। ये कहकर वो बिना कबीर का कोई जवाब सुने वहां से चले गए। वहीं कबीर चुपचाप किसी स्टैच्यू की तरह बैठा रह गया। काफी देर बाद उसे एहसास हुआ कि अभी अभी दादा ने उससे क्या कहा। उस बारे में सोचते ही वो गुस्से से भर उठा और बोला, नो नो, ये मैं नहीं होने दे सकता। माना कि मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मान सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी चीज लोगों को देता फिरूं। कबीर वालिया अपनी चीजों पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यहाँ तो उसकी वाइफ का सवाल है। मैंने भी अब ठान लिया है कि भले ही वो अनपढ़ गवार ही सही, लेकिन वो मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ को खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। वो सारी जिंदगी मेरे साथ इसी घर में रहेगी, लेकिन उसे एक पत्नी होने का हक कभी नहीं मिलेगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ चुके थे। उसे अभी कोई देख लेता तो डर के मारे उसकी हालत ही खराब हो जाती, क्योंकि कबीर का दिमाग उसे गुनगुन को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा था और उसका दिल उसे छोड़ने नहीं दे रहा था। अब देखना ये होगा कि वो इस दिल और दिमाग की जंग में किसकी जीत होती होगी। इधर सुबह जब गुनगुन की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक कमरे में पाया। उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे एहसास हुआ कि वो एक कमरे में है। इस पर उसने खुद से कहा, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो कल शाम, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? बोलते हुए जैसे ही वो नीचे उतरने लगी, तभी उसे अपने सिर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ पड़ी। उसने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। तभी उसके रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा कि मिहिका गुनगुन को आवाज देते हुए आ रही थी। उसने कहा, भाभी भाभी, ओ मेरी प्यारी सी भाभी, अब आप कैसी हैं? कल जो भी आपके साथ। तभी अचानक गुनगुन को सपना जी और उनके दोस्तों का किया गया बिहेवियर याद आ गया, जिसे सोचकर उसे फिर से सिर में दर्द होने लगा। फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए थोड़ी सी स्माइल के साथ कहा, मिहिका दीदी, आपके होते हुए मुझे भला कुछ हो सकता है क्या? मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ भी। तभी मिहिका ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरी प्यारी भाभी, अब आप जल्दी से रेडी होकर आइए, मैं चलती हूँ। थोड़ी ही देर में मिहिका रेडी होकर हॉल में आई, जहाँ पर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जैसे ही गुनगुन वहां गई, वैसे ही सबकी नजरें उस तरफ चली गईं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सिर नीचे किए हुए ही थोड़ा बहुत सबको खाना सर्व करने लगी। वो सबको कुछ ना कुछ देती रही, लेकिन कबीर की तरफ देखती तक नहीं। देना तो बहुत दूर की बात है। वहीं कबीर को गुनगुन का उसे इस तरह इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर भी वो बिना कुछ रिएक्ट किए ही ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी दादी ने विक्रम और मिहिका से कहा, तुम दोनों आज गुनगुन को बाहर शॉपिंग पर लेकर जाओ। जब से यहाँ आई है तब से एक बार भी बाहर नहीं गई है, और हाँ, थोड़ा सा गुनगुन का मेकओवर भी करवा देना। तभी मिहिका ने झट से कहा, ओके दादी। वैसे दादी, क्या मैं इसका रीजन जान सकती हूँ? तभी सपना जी ने कहा, शाम को कुछ लोग आ रहे हैं, तो जब ये इसी घर में रहती है तो इसे भी हमारे स्टेटस का थोड़ा बहुत लगना भी चाहिए ना। वहीं ये बातें सुनकर कबीर के हाथ खाते खाते रुक गए और उसे दादाजी की कही हुई सुबह वाली बात याद आने लगी, जिसे याद करते ही उसका चेहरा गुस्से से भर उठा और वो डाइनिंग टेबल से उठकर बिना ब्रेकफास्ट खत्म किए ही चला गया और ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा। पीछे से सपना जी आवाज देती रह गई, लेकिन कबीर ने बिना उनकी बातों का कोई जवाब दिए चुपचाप वहां से निकल गया। वहीं सपना जी ने किशोर की तरफ देखते हुए कहा, देखा आपने कैसे ये लड़का मेरी बातों का जवाब दिए बिना चला गया? तभी किशोर जी ने कहा, सपना जी, आप बेकार में ही गुस्सा हो रही हैं। उसे ऑफिस का कोई जरूरी काम याद आ गया होगा, जिसके लिए वो इतनी जल्दी में निकल गया। लेकिन वहां पर मौजूद दादाजी और दादी जी को सब समझ आ गया कि क्या हुआ है। तभी दादाजी ने अपने मन में कहा, बेटा, तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल का प्रिंसिपल रह चुका हूँ, तो तुम्हें मुझसे अच्छे से कौन जान सकता है। लेकिन यहाँ बात गुनगुन की है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, या तो तुम्हें गुनगुन को पूरी तरह अपनाना होगा या उसे हमेशा हमेशा के लिए खोना होगा। ये कहते हुए उनके चेहरे पर अचानक सीरियस एक्सप्रेशन नजर आने लगे। उनके दिमाग में कुछ तो ऐसी प्लानिंग चल रही थी जिसकी वजह से वो कबीर का पूरा खेल बदलने वाले थे। दो घंटे बाद विक्रम मिहिका और गुनगुन को लेकर एक बड़े शॉपिंग मॉल में आया। कार से उतरते ही गुनगुन ने खुशी से उस मॉल को देखते हुए मिहिका से कहा, मिहिका दीदी, ये घर कितना बड़ा है ना। तभी मिहिका ने कहा, भाभी, इसे घर नहीं बल्कि बिल्डिंग कहते हैं, और ये इस शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। यहाँ पर सबसे अच्छे कपड़े मिलते हैं। ये कहकर उसने गुनगुन का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ मॉल के अंदर ले गई। वहाँ पहुंचकर वह गुनगुन के लिए ड्रेसेस सिलेक्ट करने लगी। थोड़ी ही देर में मिहिका ने बहुत सारी ड्रेसेस ले ली, जिनमें साड़ी, सूट और कुछ पार्टी वेयर गाउन भी थे। उसके बाद वह उसे मेकओवर करवाने के लिए ले गई। जैसे ही ब्यूटिशियन ने गुनगुन को देखा, वैसे ही उसने कहा, वाओ, व्हाट अ नेचुरल ब्यूटी। उसके इस तरह के कमेंट्स पर मिहिका ने हंसकर कहा, जी हाँ, मेरी भाभी सबसे ज्यादा सुंदर है और प्यारी भी। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी और उस ब्यूटिशियन से कहा, आप ना मेरी भाभी का लुक ऐसा बदल दो कि जो देखे बस देखता ही रह जाए। ओके मैम। ये कहकर वो ब्यूटिशियन अपने काम पर लग गई। थोड़ी देर बाद जब वो गुनगुन को लेकर बाहर आई तो विक्रम और मिहिका का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। विक्रम और मिहिका ने तो झट से गुनगुन की 3-4 फोटो भी खींच ली और सोशल मीडिया पर भी डाल दी। वहीं ऑफिस में कबीर अपने काम में बिजी था। आज सुबह से ही उसका मूड कुछ खास अच्छा नहीं था। तभी उसके मोबाइल पर एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आ रही थी, जिसे सुनकर उसे और भी इरिटेशन होने लगी थी।
जैसे ही उसने नोटिफिकेशंस देखे तो उसे कई सारी पिक्चर्स दिखाई दी जिनमें गुनगुन एक सुंदर सी व्हाइट कलर का गाउन पहने हुए थी। उसके बाल हल्के से कर्ल किए हुए थे जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था, फिर भी वो इस ड्रेस में बिल्कुल स्नो व्हाइट की तरह लग रही थी। किसी फोटो में वो विक्रम के साथ थी तो किसी में मिहिका के साथ। सारी फोटोज में वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर कबीर के मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, ये मुस्कुराते हुए कितनी प्यारी लग रही है, इसकी मुस्कान कितनी क्यूट है। अनजाने में ही सही, लेकिन कबीर भी मुस्कुराने लगा। तभी अचानक उसके एक्सप्रेशन सख्त हो गए क्योंकि उसने एक फोटो देखा और उस फोटो के नीचे ढेर सारे कमेंट्स पढ़े। जैसे जैसे वो उन कमेंट्स को पढ़ता गया वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। उन फोटोज के नीचे अनगिनत कमेंट्स थे। कोई कह रहा था बेस्ट जोड़ी इन द वर्ल्ड, तो कोई कह रहा था हाय कितना प्यार है दोनों में। किसी लड़के ने कमेंट किया था काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती तो कसम से उसे हमेशा पलकों पर बिठाकर रखता। तो किसी ने लिखा था ये कितनी सुंदर है, जो भी इसका पति बनेगा वो दुनिया का सबसे नसीब वाला इंसान होगा, काश इससे मैं शादी कर पाता। इसी तरह से अनगिनत कमेंट्स थे। कबीर ये कमेंट्स और ये तस्वीरें देखकर जैसे किसी पागल सांड की तरह घुर्रा रहा था। उसे एक ही बात बार बार अपने कानों में सुनाई देती जा रही थी और वो थी गुनगुन की दूसरी शादी। ये सब याद करते ही कबीर जोर से चिल्लाते हुए बोला बस बहुत हो गया, अब और नहीं, मेरी चीज को मुझसे दूर कोई भी नहीं कर सकता है। ये कहते हुए वो गुस्से से बाहर निकल गया। ऑफिस से निकलकर वो सीधे कार से अपने घर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो हैरान रह गया। उसके सामने दादा दादी, सपना जी, विक्रम भी थे। वहीं गुनगुन और मिहिका उन सभी को कुछ स्नैक्स सर्व कर रही थी। गुनगुन ने आज पिंक कलर की फुल स्लीव अनारकली सूट पहना हुआ था। उसने अपने सिर पर हमेशा की तरह दुपट्टा लिया हुआ था। उसने आज थोड़ा बहुत मेकअप किया था जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उनके परिवार वालों के सामने एक लड़का अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ आया हुआ था। वो शायद उनके चाचा और चाची लग रहे थे। देखने से वो लड़का भी बेहद हैंडसम नजर आ रहा था। वो भी किसी अमीर परिवार से ही लग रहा था। वे लोग रिश्ते की बात करने के लिए आए हुए थे। तभी दादा की आवाज आई, अच्छा तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? हम जानते हैं कि थोड़ी सी जल्दबाजी हुई है, लेकिन यकीन मानिए अब आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इस पर उस लड़के के पापा ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपके इतने अच्छे रिश्ते को भला कैसे मना कर सकता हूँ? हमें आपकी बेटी पसंद है। अब तो बच्चों ने भी हामी भर दी है तो हमें भला कैसी परेशानी होगी? ये कहकर वो हंसने लगे। इस पर सभी हंसने लगे। सभी खुशी से एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे। वही गुनगुन भी बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। वहीं खड़ा कबीर जब गुनगुन को इस तरह हंसते हुए देखता है तो वो अपने मन में कहता है, देखो तो जरा कैसे खुश हो रही है अपनी दूसरी शादी तय होने पर। कल तक तो मैं इसका भगवान था, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, और आज डिवोर्स हुआ नहीं और मैडम को दूसरी शादी करनी है। मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा, अब मैं तुम्हें डिवोर्स ही नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। ये सब सोचते हुए वो गुस्से से भर उठा और तेजी से गुनगुन की तरफ बढ़ गया। वो गुस्से में गुनगुन का हाथ पकड़ता है और तेजी के साथ वहाँ से अपने रूम की तरफ निकल गया। वहीं हॉल में मौजूद लोग बस हैरान रह गए। कबीर गुस्से में गुनगुन को खींचते हुए अपने कमरे में ले गया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। वहीं गुनगुन को कबीर के इस तरह खींचे जाने से उसकी कलाई में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर ने गुनगुन को दोनों कंधों से पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें तो आज बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होगा ना, मुझसे जो पीछा छूटने वाला है तुम्हारा, हाँ बोलो। वहीं गुनगुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कबीर क्या बोले जा रहा है। वो तो कबीर से इतना ज्यादा डर गई थी कि उसने एक बार भी नजर उठाकर देख तक नहीं पा रही थी। वहीं कबीर लगातार उसे ही देख रहा था। गुनगुन की झुकी हुई नजरें और डर से कांपता हुआ शरीर उसकी मासूमियत को बयां कर रहा था। बार बार उसकी नजरें गुनगुन के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर जाकर ठहर जा रही थी। उन होठों को देखकर कबीर को किसी की याद आने लगी और उसे अपना कंट्रोल खोता हुआ महसूस हुआ। जब उसे और कंट्रोल नहीं रहा तो उसने झट से गुनगुन को एक हाथ से कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और दूसरे हाथ को उसके सिर के पीछे से पकड़कर ऊपर उठाते हुए उसके नाजुक होठों पर अपने होठ रखकर पैशनेटली किस करने लगा। वहीं गुनगुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो चुपचाप डर से एक बुत बनी खड़ी हुई थी। वहीं गुनगुन की हालत खराब होती जा रही थी। एक तो ये किस उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, ऊपर से कबीर का इस तरह उस पर डोमिनेट करना, सब कुछ उसके लिए बेहद मुश्किल था। काफी देर बाद जब कबीर ने गुनगुन को छोड़ा तो कबीर गुनगुन की हालत देखकर हैरान रह गया, क्योंकि गुनगुन का चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके होठ बुरी तरह से सूज गए थे। वो बहुत जोर जोर से सांसें ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ा सा भी और लेट हो जाता तो शायद उसकी सांसें ही बंद हो जाती। कबीर उसे देखकर लगातार उसकी पीठ को सहलाए जा रहा था। काफी देर बाद जब वो नॉर्मल हुई तो कबीर ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? इस पर गुनगुन ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर रुकने के बाद गुनगुन ने बड़ी ही मासूमियत से कबीर से कहा, क्या आप हमें जान से मारना चाहते हैं? गुनगुन के इस सवाल पर कबीर उसे बड़ी ही अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? इस पर गुनगुन ने कहा, वो हमने गांव में देखा है, शादी के बाद पति अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा मारते हैं और इसी तरह एक दिन वो मर जाती है। इस पर कबीर का मन कर रहा था कि वो अपना सिर पीट ले, क्योंकि उसकी गवार बीवी को सच में उसके प्यार और मार में फर्क नजर नहीं आ रहा था। कबीर ने कहा, मैंने तुम्हें कब मारा? तब गुनगुन ने कहा, अभी अभी आप इतनी जोर से हमारा हाथ खींचकर यहाँ लेकर आए, देखिए हमारा हाथ।
ये कहकर उसने कबीर को अपना हाथ दिखाया। जब कबीर ने उसका हाथ देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि उसका हाथ पूरा लाल हो गया था। उसके गोरे गोरे हाथों पर उसकी उंगलियों के निशान छप चुके थे। अब कबीर को खुद की गई हरकत पर गिल्टी फील होने लगी। वहीं गुनगुन ने फिर आगे कहा, और आपने हमें इतनी जोर से यहाँ चूमा कि हमें सांस आना ही बंद हो गया। ये कहते हुए उसने अपने होठों को उसे दिखाया। फिर आगे बोली, थोड़ी देर और हो जाती तो हम तो मर ही जाते। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप हमें सांस बंद करके मारना चाहते हैं। गुनगुन के इस तरह के लॉजिक पर तो कबीर का मन कर रहा था कि अपना सिर ही दीवार पर दे मारे। एक तो पता नहीं कैसे उसने इस लड़की को किस कर लिया, और ये लड़की उस पर किस करके उस पर जान से मारने का इल्जाम लगा रही थी। ये तो हद ही हो गई। पता नहीं कैसी बीवी मिली थी उसे। उसने मन ही मन कहा, ओ गॉड, कहाँ फंस गया मैं। आखिर इसे मैं समझाऊं तो समझाऊं कैसे कि मैं इससे कितना प्यार। गुनगुन चुपचाप कबीर की ही तरफ देखे जा रही थी, इस उम्मीद में कि वो शायद कुछ कहे। लेकिन वहीं कबीर अपने ही किसी सोच में गुम था। तभी उसे गुनगुन की आवाज सुनाई दी। गुनगुन ने कहा, आपने हमें बताया नहीं कि आप हमें जान से क्यों मारना चाहते हैं। तभी कबीर थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? एक किस करने से भला कौन मरता है? हाँ, ऐसा कभी सुना है तुमने? तभी गुनगुन ने याद करते हुए कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं सुना। हाँ, शादी के बाद जब मेरी सहेली मायके आई तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसने बताया कि पैसे न लाने पर उसका पति उसे पीटता था। क्या आप भी हमें यहाँ इसी तरह मारने के लिए लाए हैं? गुनगुन की बातें सुनकर कबीर खुद ही सोच में पड़ गया कि वो क्या बात करने के लिए उसे यहाँ लेकर आया, और ये लड़की पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। उसका दिमाग खराब होने लगा था। उसने चिल्लाते हुए गुनगुन से कहा, चुप, एकदम चुप। जब तक मैं ना बोलूं तब तक मुंह मत खोलना। ये सुनकर गुनगुन चुप होकर अपना सिर झुका लेती है। तभी कबीर अपनी भारी आवाज में कहता है, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम फिर से शादी करना चाहती हो? अचानक कबीर के इस सवाल से गुनगुन हैरान रह जाती है और सिर ऊपर करके कबीर की तरफ देखने लगती है। जब गुनगुन ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने थोड़ा गुस्से से कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं हो? जवाब दो। इस बार गुनगुन ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, आपने ही तो कहा था कि जब तक हम नहीं कहेंगे तुम कुछ नहीं बोलोगी, इसलिए हम चुप थे। अब आपने कहा बोलो तो हमने बोल दिया। इस पर कबीर का रिएक्शन ऐसा था जैसा उसने कभी नहीं सोचा होगा। उसने अपने मन में कहा, मैं भी ना, किससे पूछने आ गया? मेरी ही मत मारी गई थी। ओ गॉड। ये कहते हुए वो गुस्से से अपने ही बाल नोचने ही वाला था कि तभी अचानक उसे गुनगुन की आवाज सुनाई दी, हमारी शादी तो आपसे हो चुकी है, तो हम भला दूसरी शादी क्यों करेंगे? हमारी बड़की अम्मा ने कहा था कि शादी एक ही बार होती है और जीवन भर अपने ही पति के साथ रहना होता है। वहीं कबीर जैसे ही गुनगुन की बात सुनता है तो उसे काफी अच्छा लैदर्स है। सुबह से उसे जो बेचैनी महसूस हो रही थी, अब जाकर उसे थोड़ा अच्छा लुक्स रहा था। फिर भी वह गुनगुन को थोड़ा घूरते हुए पूछा, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम नीचे वो लड़का और उसके परिवार वाले क्यों आए हैं? ये सुनकर गुनगुन ने कबीर को अजीब से एक्सप्रेशन से देखा और थोड़ा रुक कर उससे कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप मेहका दीदी की शादी नहीं करवाना चाहते हैं? इस सवाल पर तो कबीर एकदम से शॉक्ड हो गया और बोला, ये तुम क्या क्या बोले जा रही हो? तुमसे ना कोई भी जवाब की उम्मीद करना ही बेकार है, खाली मेरे दिमाग का दही बनाने पर तुली हो। फिर वो आगे बोला, मैं जब तक यहाँ पर दोबारा ना आऊं तब तक तुम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलोगी, समझी? ये कहकर वो गुनगुन को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। वहीं हॉल में अभी भी सब कबीर के इस तरह के एक्शन से काफी अजीब सा बिहेव कर रहे थे। दादाजी ने सबको कोई बहाना बनाकर समझा दिया था, जिसकी वजह से लड़के वाले भी समझ गए थे कि क्या चल रहा है। तभी वहाँ कबीर आ गया और फिर वो सपना जी के सामने जाकर उनसे पूछता है, मॉम, ये लोग यहाँ? इस पर सपना जी खुश होते हुए कहती हैं, कबीर, हमने मिहिका की शादी फिक्स कर दी है। ये है मयंक अग्निहोत्री और ये उनके चाचा और चाची। यही हमारी मिहिका के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और मयंक को तो तुम जानते ही हो, आखिर तुम दोनों का बिजनेस वर्ल्ड में काफी नाम है। इस पर कबीर की नजर मयंक पर गई, जो वहाँ बैठे लोगों से बातें करने में बिजी था। मयंक को देखकर कबीर को अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, पर क्या, ये उसे अभी समझ नहीं आ रहा था। तभी सपना जी ने मयंक को देखते हुए कहा, अरे मयंक बेटा, इससे मिलो, ये मेरा बेटा कबीर, मिहिका का बड़ा भाई। वहीं खड़ा कबीर चुपचाप अपनी पैनी निगाहों से मयंक को ही देखे जा रहा था। वो उसे समझने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं मयंक भी कबीर को देखकर अपने मन में कहता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम कभी भी मेरा मकसद नहीं जान पाओगे। जब तक जानोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुमने मेरी सबसे कीमती चीज को मुझसे दूर करने की कोशिश की है, जिसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। यही सब सोचते हुए एक झूठी मुस्कान चेहरे पर सजाए हुए मयंक ने कबीर से हाथ मिलाया और कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। अब तो आप हमारे साले साहब बनने वाले हैं, आपसे मुलाकात तो होती ही रहेगी। इस पर कबीर ने भी झूठी मुस्कान लिए हुए कहा, जी बिल्कुल, अब तो आपके बारे में जानना ही पड़ेगा, आखिर आपसे रिश्ता जो जुड़ने जा रहा है। वहीं उन दोनों का कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, जिससे घर वाले बेखबर थे। थोड़ी देर की और बातचीत के बाद मयंक अपनी फैमिली के साथ वहां से निकल गया। उनके वहां से जाने के बाद कबीर ने एक नजर दादी को देखा और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर उसने देखा तो गुनगुन वहीं बैठे बैठे सो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह बिल्कुल भी वहां से 1 इंच भी हिली न हो। ये सब देखकर कबीर की आंखें छोटी हो गईं और फिर उसने अपने मन में कहा, क्या आज के समय में एक इंसान का ऐसा होना संभव है? क्या मुझे, ओ गॉड। ये कहते हुए वह गुनगुन के पास गया और उसे अपनी गोद में उठाकर अपने बेड पर लिटा दिया।
फिर वह जैसे ही गुनगुन से दूर होने लगा तो उसे गुनगुन की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, हमें मत मारना, आप जो कहेंगे वो सब हम करेंगे, बस हमें मारना मत। ये कहते हुए वो रोने लगी, जिसे देखकर कबीर ने कहा, अब ये सब क्या है, मैंने इसे कब मारा? ओ गॉड, कैसी गवार बीवी मिली है मुझे, अब इसे कैसे समझाऊं? जिसे जान से मारना समझ रही थी वो तो। खते कहते वह रुक गया और फिर खुद से ही बोला, एक मिनट, वैसे मैंने इसे किस क्यों किया? ये लड़की मुझे पक्का पागल करके ही छोड़ेगी, मुझे इससे दूर रहना होगा। ये कहकर वह वहां से चला गया। दूसरी तरफ मयंक अपने आलीशान घर में मयंक पैर पर पैर चढ़ाए हुए किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और उसके सामने दो लोग बैठे हुए थे। तभी एक आदमी ने कहा, बॉस देखा मेरी एक्टिंग स्किल, कोई भी कुछ भी पकड़ नहीं पाया, मैंने काफी बेहतरीन एक्टिंग की है। इस पर एक औरत ने भी कहा, हाँ मैंने भी आज एक जबरदस्त एक्टिंग की है, किसी को भी हम पर जरा सा भी शक नहीं हुआ कि हम दोनों आपके नकली चाचा और चाची बनने के लिए एक्टिंग कर रहे थे। उसी वक्त उन दोनों को एक तेज आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने उस दिशा की तरफ देखा तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि वह आवाज और किसी की नहीं बल्कि मयंक की थी। वो अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, तुम दोनों अभी के अभी फौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना कल का सूरज तुम लोगों को नसीब नहीं होने वाला। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड, नाउ गेट लॉस्ट। वही वे दोनों फौरन वहाँ से ऐसे गायब हो गए जैसे उनके पास मिस्टर इंडिया वाली स्पेशल घड़ी हो, बटन दबाया और हो गए गायब। फिर मयंक आराम से हेड रेस्ट पर सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंख बंद करते ही उसे गुनगुन का चेहरा नजर आने लगता है। आज जब से उसने वालिया हाउस में गुनगुन को दोबारा देखा था, तब से ही उसकी इच्छा उसे फिर से अपना बनाने की और तीव्र हो गई थी, जो काम कुछ दिनों पहले अधूरा रह गया था। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, माय डियर गुनगुन, तुम्हारी ये ब्यूटी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। तुमने मुझसे दूर जाकर अच्छा नहीं किया, अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साथ साथ उस वालिया खानदान को कैसी सजा देता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें तकलीफ देने की हिम्मत की है, जिसकी सजा तो उन्हें मिलकर ही रहेगी। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी नर्क के देवता जैसी भयानक लग रही थी, जो किसी भी आम इंसान को डरा सकती थी। गुनगुन जब थोड़ी देर बाद उठी तो उसने चारों ओर देखा तो उसे सब कुछ बड़ा अजीब लगा। फिर जैसे ही उसकी नजर दीवार पर टंगी कबीर की बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी, उसे थोड़ी देर पहले की घटना याद आई जब कबीर ने उसे चूमा था। ये याद आते ही वो शर्म से पिघल गई। उसने मन ही मन कहा, ये कैसा एहसास है, बड़ा ही अजीब सा। ये सोचते ही उसे अपनी धड़कन तेज होती महसूस हुई। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से बोली, मेरा दिल अचानक क्यों इतनी तेजी से धड़क रहा है? लगता है मुझे दिल की कोई बीमारी हो गई है, अब मैं मरने वाली हूँ। बड़की अम्मा ने कहा था कि ये बीमारी जिसे होती है वो कभी भी मर सकता है। हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप मुझे इतनी जल्दी अपने पास बुला रहे हैं? ये कहकर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए उसने मन में कहा, अब जब मैं मरने वाली हूँ तो मरने से पहले मैं कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ। कितने सालों के तप के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, मैं इसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकती। ये सोचकर उसने आंसू पोंछे और कबीर के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दी। इसी बीच सपना जी ने गुनगुन को कबीर के कमरे से निकलते और अपने कमरे की ओर जाते देख लिया। उन्होंने झुंझलाकर कहा, ये लड़की कबीर के कमरे में क्या कर रही थी? मैं तो कबीर से इस बारे में बात करना ही भूल गई थी। आज तो मुझे इससे जरूर बात करनी होगी। अब मैं इस लड़की को इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर उन्होंने कबीर को फोन किया, लेकिन कबीर ने फोन नहीं उठाया। इससे वे और नाराज हो गईं और बोली, ये कबीर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? तभी वहाँ किशोर वहाँ आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही सपना जी ने कहा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, मुझे लगा आप भी कबीर की तरह देर से आएंगे। क्या आप एक दिन भी घर पर नहीं रह सकते? आज मयंक अग्निहोत्री खुद अपने चाचा चाची के साथ मिहिका का रिश्ता लेकर आया था। हम सबको मयंक बहुत पसंद आया। माँ जी और पापा जी ने रिश्ता भी तय कर दिया। इस पर किशोर जी ने कुछ सोच कर कहा, हाँ मुझे इसके बारे में पता चला। वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना लड़के और उसके परिवार के बारे में ठीक से जाने बाबूजी को इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। सपना जी ने झल्ला कर कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मयंक अग्निहोत्री के बारे में आज कौन नहीं जानता। पिछले कुछ ही सालों में उसने अपनी डूबती कंपनी को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया है और आप उस शख्स पर शक कर रहे हैं। किशोर जी ने शांति से कहा, देखिए सपना जी, मैं उस पर शक नहीं कर रहा, बल्कि थोड़ी सावधानी बरतना चाहता हूँ। मैं मिहिका का पिता हूँ और किसी भी कीमत पर अपनी बच्ची को गलत हाथों में नहीं सौंप सकता, इसलिए इस रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सपना जी ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें, जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं तभी आगे बढ़ेंगे। ये कहकर वो वहां से चली गईं। अगली सुबह फिर से सबकी नींद गुनगुन की आरती से खुली। अब तो सबको उसकी आवाज सुनकर उठने की आदत हो गई थी। कबीर को गुनगुन की इन हरकतों से चिढ़ भी होने लगी थी, लेकिन जब वो दादा दादी को उसके साथ इतना खुश देखता तो वो भी उनकी खुशी में शामिल हो जाता। थोड़ी देर बाद जब वो नाश्ते के लिए नीचे आया तो सबके चेहरे पर हैरानी और उदासी के भाव थे। उसने विक्रम से पूछा, क्या हुआ, तुम सबके चेहरे पर 12 बजे क्यों हैं? विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस उदास मुंह बनाकर सिर झुका लिया। मिहिका, दादा दादी सभी ऐसे ही उदास बैठे थे। कबीर अब चिढ़ गया। उसने झुंझला कर कहा, अब कोई मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रिलेशन? अगर किसी को नहीं बताना तो मत बताओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहे वो बिना नाश्ता किए जाने ही वाला था कि अचानक दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुक जा कबीर बेटा, मैं तुझे सब बताती हूँ। उनके ऐसा कहते ही वो उनके पास बैठ गया। दादी ने कहा, बेटा असल बात ये है कि हम सब गुनगुन की वजह से परेशान हैं। कबीर ने गुस्से में उठना चाहा, लेकिन दादी ने उसे रोकते हुए कहा, शांत हो जा, पहले मेरी पूरी बात सुन ले।
आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगना चाहती हूँ, क्या तू वो देगा? कबीर ने तुरंत कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं दादी? क्या मैंने कभी आपकी कोई बात टाली है? बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? दादी ने कहा, कबीर बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू गुनगुन को यहाँ से जाने से रोक ले, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में यहाँ से जाने वाली है। ये सुनकर कबीर चौंक गया और परेशान होकर बोला, ये आप क्या कह रही हैं दादी? ये बात आपको किसने बताई? दादी ने कहा, गुनगुन ने खुद बताया है, कुछ दिनों बाद वो चली जाएगी, इसलिए आज सुबह से वो सारे रसोइयों को अपनी तरह खाना बनाना सिखा रही है, ताकि उसके जाने के बाद हम लोग उसके हाथ का बना खाना मिस न करें। सुनते ही कबीर का चेहरा बदल गया। उसने दादी का हाथ प्यार से पकड़ते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ, गुनगुन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, चाहे वह खुद जाना चाहे। कबीर के इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी को खुश कर दिया और सब फिर से खुशी खुशी नाश्ता करने लगे। लेकिन सपना जी, जो ये सब सुन रही थीं, आग बबूला हो गईं और गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गईं। हालांकि कबीर का ध्यान पूरी तरह दादी पर था, इसलिए उनकी इस प्रतिक्रिया पर उसका ध्यान नहीं गया, पर बाकी सबने उसे भली भांति देख लिया। सपना जी को कबीर की इस हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके अनुसार जब गुनगुन खुद जाना चाहती है तो किसी को उसे रोकना नहीं चाहिए। ऑफिस में कबीर अपने केबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो बेहद गंभीर दिख रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उसका असिस्टेंट रोनित अंदर आया और उसके सामने एक फाइल रखते हुए बोला, सर, आपने जो जानकारी निकालने को कही थी वो सब इस फाइल में है। कबीर और भी गंभीर होकर फाइल खोलकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। कुछ देर बाद उसने गुस्से में फाइल मेज पर पटक दी और बोला, नहीं नहीं, मेरा अंतर्ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। कुछ तो ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रहा। इस मयंक अग्निहोत्री की पूरी जन्म कुंडली का पता लगाओ। ये आदमी जैसा दिखता है वैसा नहीं है, और जैसा है वैसा नहीं दिखता। ये कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहा है, लेकिन वो क्या है मुझे पता लगाना ही होगा। इसके लिए तुरंत एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करो, समझे? रोनित को जाने का इशारा कर दिया। उसके जाने के बाद कबीर ने कुछ सोचकर अपने लैपटॉप पर वालिया हाउस के पिछले दिन के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, जिसमें मयंक अपने परिवार के साथ वालिया मैंशन आया था। उसने पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखा। मन में कहा, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जिससे उसके बारे में कुछ पता चले। तभी वीडियो में गुनगुन दिखी, जो सभी को नाश्ता परोस रही थी। मयंक की नजरें बार बार गुनगुन पर टिक रही थीं। ये देखकर कबीर में गुस्सा फूट पड़ा। वो बौखलाकर बोला, मयंक अग्निहोत्री, तुम्हें इस गुस्ताखी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कबीर वालिया की चीज पर तुमने नजर डालने की जरूरत की है। इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। एक बड़े से कैफे की शानदार मेज पर दो लोग आमने सामने बैठे थे। लड़का बड़ी मिलनसारी से लड़की से बातें करने की कोशिश कर रहा था, जबकि लड़की बेहद असहज महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। कैफे के अंदर मौजूद वे दोनों और कोई नहीं बल्कि मिहिका और मयंक थे। मयंक ने ही फोन करके मिहिका को वहां बुलाया था ताकि वो उसे धीरे धीरे अपने प्यार के जाल में फंसा सके। उसने अपना जाल बिछा दिया था, अब बारी थी चिड़िया के जाल में फंसने की। ये सब सोचते हुए मयंक के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई। वहीं टेबल पर बैठी मिहिका बुरी तरह घबरा रही थी। हालांकि वो काफी बोल्ड थी, लेकिन आज तक वो किसी भी लड़के के साथ इस तरह अकेले कभी डेट पर नहीं आई थी। जब मयंक ने देखा कि मिहिका घबरा रही है तो उसने कहा, मुझे माफ कर देना मिहिका, अगर तुम्हें मेरा यहाँ बुलाना बुरा लगा हो तो। लेकिन मैं क्या करता, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी बताने की हिम्मत नहीं हुई। ये कहते हुए उसने मासूमियत भरा चेहरा बना लिया। मयंक के इस अचानक इजहारे मोहब्बत ने मिहिका को चौंका दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मयंक ऐसी हरकत करेगा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। थोड़ी देर सोचने समझने के बाद वो बोली, सॉरी मयंक, मेरा मतलब मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे लिए इतनी जल्दी ये सब एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी तय हो गई है, फिर भी क्या तुम। इस पर मयंक ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मुझे मंजूर है, तुम जितना समय लेना चाहो ले सकती हो। मुझे बस तुम चाहिए। तुम्हारे लिए मैं पूरी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। मिहिका मयंक के इस हाव भाव से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। उसने मन में कहा, मैं बेकार में ही घबरा रही थी। मयंक तो बहुत समझदार और सुलझा हुआ इंसान लग रहा है। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ होने के बावजूद उसके चेहरे पर रत्ती भर भी ईगो नहीं है। इसके बाद दोनों ने अपनी कॉफी का आनंद लिया और काफी देर तक एक दूसरे को अपने बारे में बताते रहे। अब मिहिका मयंक के साथ कंफर्ट हो गई थी। थोड़ी देर बाद मयंक ने मिहिका को उसके घर छोड़ दिया। उसके जाने के बाद मयंक ने खुद से कहा, चिड़िया जाल में फंस चुकी है। अब धीरे धीरे उस चिड़िया को अपने प्यार के जाल में इस तरह फंसाना है कि चिड़िया तो फड़फड़ाएगी ही, साथ में उसके घर वाले भी फड़फड़ाएंगे। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अब आएगा असली मजा। रात को वालिया मैंशन के आगे एक काली कार आकर रुकी। उसमें से कबीर बाहर निकला और सीधा घर के अंदर जाने लगा। तभी अचानक किसी के गाने की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। उसके पैर अपने आप उस ओर बढ़ चले जहाँ से ये आवाज आ रही थी। थोड़ी देर में ही वो उस आवाज के पास पहुंच गया। वहां देखकर उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि गुनगुन थी, जो झूले पर बैठी थी और उसकी गोद में एक प्यारा सा पप्पी था। वो लगातार गाना गुनगुनाते हुए उसे बड़े प्यार से सहला रही थी। कबीर चुपचाप जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया और उसका गाना सुनने लगा। थोड़ी देर बाद जब गाना खत्म हुआ तो गुनगुन ने बड़े प्यार से पप्पी को सहलाते हुए कहा, बस कुछ दिन फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें पता है आप हमें बहुत याद करेंगे, लेकिन हम क्या करें, हमें जाना पड़ेगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते।
ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, हमें दादी, दादा, मिहिका, विक्रम सबकी बहुत याद आएगी। यही तो लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं। ये कहकर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। पीछे खड़ा कबीर जब गुनगुन की ये बातें सुन रहा था तो उसके चेहरे के भाव अजीब हो गए। उसने मन में कहा, अच्छा, मेरी गवार बीवी यहाँ से जाने के प्लान बना रही है और अभी अभी इसने क्या कहा, सबकी याद आएगी सिवाय मेरे। मैं तो इसका पति हूँ, इसे तो मुझे सबसे ज्यादा याद करना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसे मुझे याद ही नहीं करना है। रुको, तुम्हें अभी इस गलती का सबक सिखाता हूँ। ये कहकर वो उसकी ओर बढ़ा और सीधे गुनगुन का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। गुनगुन सीधे उसके सीने से लग गई। वो अभी तक रोने में व्यस्त थी, लेकिन इस अचानक हरकत से वो हैरान रह गई और एक टक कबीर की आंखों में देखने लगी। कबीर जो गुस्से में उसकी ओर बढ़ा था, उसके आंसुओं से भरी आंखों को देखते ही उसका गुस्सा हवा के झोंके की तरह छू मंतर हो गया। वो भी एक टक उसकी आंखों में देखने लगा। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अचानक पप्पी के भौंकने से उनका ध्यान टूटा। गुनगुन के अचानक खींचे जाने से वो नीचे गिर गया था, इसलिए वो कबीर पर भौंक रहा था। कबीर का ध्यान जब टूटा तो उसने गुस्से से उस पप्पी को घूरा। उसके गुस्से से डरकर बेचारा पप्पी वहां से भाग गया। गुनगुन अब कबीर से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबीर उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस गुनगुन को अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहा था। काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब वो उसकी पकड़ से नहीं छूट पाई तो उसने कहा, आप मुझे फिर से जान से मारने आए हैं? छोड़िए, मुझे मत मारिए, वैसे भी हम कुछ ही दिनों में यहाँ से जाने वाले हैं। ये कहकर उसने रोने जैसा चेहरा बना लिया। कबीर जब उसकी ये बेतुकी बातें सुन रहा था तो उसे उनके मतलब समझने में थोड़ी देर लगी। जैसे ही मतलब समझ आया वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी प्यारी लग रही थी कि गुनगुन रोना भूलकर उसकी हंसी में ही कहीं खो सी गई। उसने मन में कहा, इनकी हंसी कितनी प्यारी है, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। जब कबीर को एहसास हुआ कि गुनगुन उसे ही देख रही है तो उसकी हंसी गायब हो गई और वो फिर से अपने पुराने अवतार में लौट आया। उसने रूखे स्वर में कहा, तुम ये घर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? गुनगुन ने कहा, वो हम आपको नहीं बता सकते। कबीर ने एक भौं ऊपर उठाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम मुझे नहीं बताओगी? ये कहते हुए वो उसके बेहद करीब आया और उसके कान के पास जाकर बेहद संवेदनशील अंदाज में बोला, इस बार अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें कल की तरह ही चूम लूंगा। ये कहकर उसने उसके कान की बाली को हल्के से दबाया, जिससे गुनगुन के मुंह से चीख निकल गई। आह! गुनगुन को फिर से अपनी दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस हुई। वो बुरी तरह घबराते हुए बोली, वो हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। कबीर चौंक कर बोला, क्या क्या कहा तुमने? तुम मरने वाली हो? क्या हुआ तुम्हें? ये कहकर उसने उसे ऊपर से नीचे अच्छी तरह देखना शुरू कर दिया। गुनगुन बार बार अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए हमें। कबीर और गुस्से में आकर बोला, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मरने वाली हो? जल्दी बताओ, नहीं तो। कबीर का मन गुनगुन की बात सुनकर ऐसा हो रहा था कि मानो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि उसकी शादी एक गंवार के साथ साथ एक बच्ची से भी हो गई है। अब उसे न सिर्फ बच्चों की तरह हैंडल करना होगा, बल्कि उसे दुनियादारी की समझ भी देनी होगी। बस उसकी जिंदगी में अब यही करना रह गया था। तभी अचानक कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान बिखर गई। उसने गुनगुन की ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए कहा, अच्छा, अब रोना बंद करो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुई है, ये इस उम्र में हर किसी के साथ होता है, समझी? ये कहकर वो उसे तीखी नजरों से देखने लगा। इस पर गुनगुन बड़ी मासूमियत से बोली, मतलब ये बीमारी सबको हो जाती है? कबीर ने थोड़ी चिढ़कर कहा, हाँ, ये सबको होता है और फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है, समझी मेरी बुद्धू बीवी? गुनगुन ने तुरंत पूछा, आपको भी ये हुआ था? फिर आपको ये कैसे ठीक हुआ? ये सुनकर कबीर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बुद्धू बीवी उससे ऐसा सवाल पूछेगी। उसके इस सवाल से बचने के लिए उसने बिना कुछ सोचे समझे झट से गुनगुन को फिर से किस कर लिया। गुनगुन कबीर के अचानक किस करने से हैरान रह गई। उसे फिर से अपनी धड़कनें तेज होती महसूस हुई। कबीर, जो पहले तो बस मुट्ठी भर देर के लिए किस करके उसे छोड़ने वाला था, अब उसके होठों का स्पर्श पाकर खुद को रोमांचित और उत्तेजित महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसकी किस पैशनेट होती चली गई। उसे गुनगुन के होंठ किसी चेरी की तरह मुलायम लग रहे थे, मानो उसे खाने का मन कर रहा हो। वो गुनगुन को बड़ी तीव्रता और जुनून के साथ किस कर रहा था। धीरे धीरे उसकी पकड़ गुनगुन पर और कसती जा रही थी। वहीं गुनगुन की हालत खराब होने लगी, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी कबीर ने उसे छोड़ दिया। कबीर से छूटते ही गुनगुन ने जोर जोर से सांसें लेनी शुरू कर दी। थोड़ी देर अपनी सांसों को संभालने के बाद वो बोली, आप फिर से मुझे? कबीर ने उसकी बात काटते हुए थोड़ा गंभीर होकर कहा, चुप, बिल्कुल चुप, इसके आगे तुम कुछ नहीं बोलोगी, समझी? नहीं तो। ये कहकर उसने अपने होठों पर हाथ फेरा, फिर आगे कहा, और एक बात, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, इन सब के बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं करनी है, और हाँ, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा रही हो, समझी? अब जाकर अपने कमरे में सो जाओ और सुबह सबको ये बता देना कि तुम यहाँ से नहीं जा रही हो, ठीक है? अब जाओ। गुनगुन चुपचाप कबीर की बात सुनती रही और उसे अजीब नजरों से देखती रही, लेकिन उसकी बात मानते हुए अपने कमरे की ओर चल दी। उसके जाने के बाद कबीर ने खुद से कहा, तुम चाहे कितनी भी मासूम और अच्छी क्यों ना हो बुद्धू बीवी, लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं सकता और न ही छोड़ सकता हूँ। तुम्हें बिना किसी नाम के ही अपनी पूरी जिंदगी यही बितानी पड़ेगी। यही तुम्हारी किस्मत है। तुम कबीर वालिया की लाइफ में अपनी मर्जी से आई हो, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से।
ये कहते हुए उसके चेहरे पर बेहद खतरनाक भाव थे, जिन्हें समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अगले दिन सुबह आरती के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तो दादा ने सबकी ओर देखा और कहा, मैंने गुनगुन के लिए कुछ सोचा है। इस पर सपना जी ने तुरंत कहा, क्या आप गुनगुन को? अपनी बात बीच में काटते हुए बोले, मैंने गुनगुन के लिए एक टीचर हायर किया है जो उसे पढ़ना लिखना सिखाएगी। ये सुनकर सबके खाते हुए हाथ रुक गए और सभी की निगाहें एक टक दादा पर टिक गईं। सपना जी ने तीखा कमेंट किया, हाँ, बस यही करना बाकी रह गया था। अब हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या होगा? कबीर वालिया ग्रुप का सीईओ और उसकी पत्नी एक जाहिलो गंवार लड़की जिसे पढ़ना लिखना तक नहीं आता। बस अब हर जगह हमारी थू ही होगी। जब सबको ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? पता नहीं मेरे बेटे का क्या होगा। उनकी इन जली कटी बातों से वहाँ मौजूद किसी को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी दादाजी ने सख्ती से कहा, बहू चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया। अब हम अपनी पोतो बहू के बारे में एक भी शब्द सुनना नहीं चाहते। इस पर कबीर ने कहा, दादाजी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। गुनगुन मेरे लायक नहीं है, मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप जो चाहते हैं वैसा होने दूंगा। गुनगुन सारी जिंदगी इसी घर में बिना किसी नाम के रहेगी, यही उसकी किस्मत है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके इस जवाब से सबको बहुत बुरा लगा, लेकिन सपना जी को मन ही मन काफी खुशी हुई। वो खुश होकर मन में बोली, अच्छा हुआ आज कबीर ने सबके सामने ये बात कह दी, वरना सभी लोग तो उसे जबरदस्ती इस घर की बहू बनाने में लगे थे। लेकिन अफसोस, ऐसा हो नहीं सकता। ये कहकर वो भी वहां से चली गई। दादा ने गुनगुन की ओर देखा, जो सिर झुकाए शायद अपनी आंखों के आंसुओं को बहने से रोक रही थी। उसे देखकर वे बड़े प्यार से बोले, मेरे लिए तुझमें और मिहिका में कोई फर्क नहीं है बेटा, इसलिए आज से ही तू अपने बारे में सोचना शुरू कर। मैंने तेरे लिए एक टीचर अपॉइंट किया है जो तुझे अच्छे से पढ़ाएगी और बहुत कुछ सिखाएगी। विक्रम और मिहिका भी दादाजी के इस फैसले से बहुत खुश हो गए, लेकिन गुनगुन के दिमाग में बस कबीर की कही बातें ही घूम रही थीं। वो उसके लायक नहीं है। आज उसे इतनी तकलीफ हुई थी जितनी कभी किसी के कहने से नहीं हुई थी। उसने मन को समझाया कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है, जिसके नसीब में किसी का प्यार नहीं लिखा। उसके मन में बार बार सवाल आ रहा था, क्या सच में उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिल सकता? ये ऐसा सवाल था जिसे वो खुद से पूछने से रोक नहीं पा रही थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि गुनगुन को इसका जवाब अच्छे से पता था, फिर भी आज कबीर की बातों का उसे बहुत बुरा लग रहा था। बस फिर दादाजी के कहने पर उसने अपने आप को बेहतर बनाने की ठान ली और एक मीठी मुस्कान के साथ दादाजी से बोली, मुझे पता है दादाजी, आप ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं, पर आज मैं आपसे वादा करती हूँ, जब तक वो मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल देते, मैं किसी के कहने से यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो भले ही मुझे अपनी पत्नी ना माने, लेकिन मैंने अग्नि को साक्षी मानकर उनके साथ 7 फेरे लिए हैं। मैं अपनी बड़की अम्मा के दिए गए संस्कारों को कभी नहीं झुकने दूंगी। एक दिन मैं उनकी नजरों में खुद को साबित करके रहूंगी। गुनगुन का इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनकर विक्रम ने उसकी वाहवाही करते हुए कहा, क्या बात है भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, क्या डायलॉग मारा है। इस पर गुनगुन थोड़ी शर्माते हुए कहा, कभी कभी मैं भी अच्छी बातें बोल लेती हूँ, ऐसा हमारी बड़की अम्मा कहती थी। इतना बोलकर वो थोड़ी उदास हो गई। सब समझ गए कि गुनगुन को अपनी बड़की अम्मा की याद आ रही है। मिहिका ने गुनगुन का ध्यान बटाने के लिए कहा, अब भाभी हम सबकी तरह इंग्लिश में बातें करना भी सीख जाएंगी, कितना मजा आएगा ना। ये कहकर वो अपने फोन में कुछ दिखाने लगी, जिसे देखकर गुनगुन थोड़ी खुश हो गई। ऑफिस में कबीर बिना किसी भाव के अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। तभी उसके कैबिन में रोनित अंदर आया और बोला, बॉस जेनी मैडम का फोन आया था, वो आज शाम को आने वाली हैं, क्या आप आज उन्हें पिक करने जाएंगे? कबीर ने कहा, नहीं रोनित, तुम खुद उन्हें पिक कर लेना और उन्हें सेफली घर पहुंचा देना। मेरे बारे में पूछें तो कोई बहाना बना देना, और हाँ, मेरी तरफ से उन्हें एक फूलों का गुलदस्ता भी देना, ओके? रोनित कैबिन से बाहर निकलते ही अपने आप से बोला, आज तक बॉस ने कभी ऐसा नहीं किया। जितनी बार भी वो यहाँ आई हैं, बॉस ने खुद जाकर उन्हें रिसीव किया है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि बॉस खुद न जाकर मुझे भेज रहे हैं? थोड़ी देर बाद कबीर के कैबिन में उसका दोस्त यश आया। जैसे ही कबीर की नजर यश पर पड़ी, उसे अपने घर की पार्टी वाली बात याद आ गई। बात याद आते ही उसे न जाने क्यों उसका मन जलन से भर गया। यश अंदर आते ही सीधे उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और बोला, यार कबीर, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। कबीर ने कहा, ठीक है बता। यश ने गंभीरता से पूछा, तेरा उस लड़की गुनगुन के साथ आखिर क्या रिश्ता है? यश के इस अचानक सवाल पर कबीर ने बिना किसी भाव के 2 टूक जवाब दिया, तू उस पर ट्राई मारना बंद कर, वो तेरे लायक नहीं है, तू अपने लिए कोई और लड़की देख। यश थोड़ा चिढ़कर बोला, ये कैसी बातें कर रहा है तू? मुझे उससे सच में पहली नजर का प्यार हो गया है और मैं बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकता, समझा? अब चुपचाप मुझे उस लड़की के घर का पता बता, ताकि मैं सीधे उसके घर जाकर उसके घर वालों से शादी की बात कर सकूं। कबीर को यश की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। वो चिल्लाया, मैंने कहा ना, उस लड़की से दूर रहो, मतलब दूर रहो, वो लड़की तेरे लायक नहीं है। कबीर के इस तरह चिल्लाने से यश काफी हैरान रह गया, फिर भी वो हार ना मानते हुए बोला, तुझे कैसे पता कि वो लड़की मेरे लायक नहीं है? अब मुझे चुपचाप उस लड़की का पता बता दे, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तू उस लड़की को जानता है। तुझे पता है, जब से मैंने उसे देखा है तब से मुझे हर लड़की में उसी का चेहरा दिखाई देता है, और तो और। यश के आगे कुछ और बोलने से पहले ही कबीर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वो लड़की मेरी बीवी है, समझा? कबीर के मुंह से ये शब्द सुनते ही यश को मानो बिजली का झटका लगा। वो धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गया और लड़खड़ाती जुबान से बोला, क्या वो लड़की तुम्हारी पत्नी है? आई मीन,
शी इज योर वाइफ। फिर धीरे से दबी जुबान से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो लड़की मुझे पसंद आई वो तेरी लाइफ में कैसे आ सकती है? इस पर कबीर ने एक भौं ऊपर उठाते बोला, व्हाट डू यू मीन कि मुझे कुछ भी? यश ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मेरा मतलब है कि तेरी शादी तो दामिनी से होने वाली थी, पर ये लड़की। इस पर कबीर ने उसे शादी से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी। यश के चेहरे पर हैरानी के भाव तैर गए और फिर वो बोला, काश तेरी जगह मैं होता और मेरी शादी उस खूबसूरत लड़की से हुई होती। ये कहते हुए वो खुद को गुनगुन के साथ मंडप पर कल्पना करने लगा। कबीर को यश की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। खुद को बेहतर दिखाने के लिए वो बोला, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, कबीर वालिया उसे अपनी पत्नी नहीं मानता। यश ने जैसे ही ये सुना कि कबीर गुनगुन को अपनी पत्नी नहीं मानता तो वो खुश हो गया और तुरंत बोला, अगर तुम उसे अपनी पत्नी नहीं मानते तो उसे डिवोर्स दे दो, और वैसे भी मैं उसे अपनी भाभी नहीं मान सकता, वो तो सिर्फ मेरी वाइफ ही बन सकती है। यश की बात सुनते ही कबीर गुस्से से भर उठा और बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसे डिवोर्स कभी नहीं दूंगा, और खबरदार जो उसे अपनी वाइफ बनाने के बारे में सोचा भी तो। यश भी थोड़ा गंभीर होकर बोला, लेकिन क्यों? तू तो उसे अपनी पत्नी नहीं मानता ना? अरे अगर तू उसे डिवोर्स दे देगा तो उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, फिर उसकी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जो उसे हर वो खुशी देगा जिसकी वह हकदार है। यश की इन बातों ने कबीर के गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। वह और भड़क गया और गुस्से से चिल्लाया, गेट आउट, आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। यश ने कबीर के गुस्से को देखकर इतना तो समझ लिया कि मामला कुछ और ही है। वह कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसका गुस्सा देखकर चुप हो गया। यश वहां से चला गया। यश के जाने के बाद कबीर ने गुस्से में खुद से कहा, चाहे कोई कुछ भी कहे, अब तुम्हें सारी जिंदगी कबीर वालिया की सिर्फ नाम की पत्नी बनकर ही रहना होगा, मेरी बुद्धू बीवी। इस वक्त उसकी आंखों में गुनगुन के लिए कुछ अलग सा था जिससे कबीर भी अब तक अनजान था। भले ही कबीर गुनगुन को अपनी पत्नी न मानता हो, लेकिन उसे किसी और के पास देखना उसे गवारा नहीं था। वहीं यश कबीर के कैबिन से बाहर निकलते ही मन में बोला, मुझे इस मामले की पूरी तह तक जाना होगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। इतनी आसानी से मैं उस लड़की से मूव ऑन नहीं करूंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। उधर एक 20 साल की लड़की वालिया मैंशन के गेट पर आई। उसने सिंपल सी सफेद कुर्ती और काली जीन्स पहनी हुई थी। बाल खुले हुए थे। उसकी भूरी आंखें, गोरी रंगत और गुलाबी होंठ उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। गेट पर आकर उसने गार्ड को अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया जिसमें उसे ट्यूशन टीचर के तौर पर हायर किया गया था। लेटर देखते ही गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। वह धीरे धीरे मैंशन के अंदर गई। इस मैंशन को देखते ही उसके मुंह से निकल गया, ओह माय गॉड, ये जगह कितनी खूबसूरत है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। वह मैंशन को निहारने में इतनी खो गई कि अचानक वो किसी से टकरा गई और नीचे गिर पड़ी। जैसे ही लड़की ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो किसी लड़के के ऊपर वह गिरी हुई थी। वह एक पल के लिए उसकी काली गहरी आंखों में खो गई। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तभी अचानक किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज ने दोनों को होश में लाया। वे जल्दी से एक दूसरे को सहारा देकर उठ खड़े हुए। दोनों शर्मिंदा होकर एक दूसरे को माफ कीजिए कहने लगे। तभी मिहिका की आवाज आई। उसने दोनों को देखते हुए इंट्रो कराते हुए बोली, वेदिका, ये है मेरे भाई विक्रम, और भाई ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड वेदिका, ये आज से भाभी की ट्यूशन टीचर भी हैं। विक्रम अभी भी एक टक वेदिका को ही देख रहा था। उसे वेदिका को देखकर अपने दिल में गिटार बजता हुआ महसूस हो रहा था। तभी मिहिका ने फिर से आवाज देकर उसे वेदिका से हाथ मिलाने को कहा। विक्रम ने कहा, हाय वेदिका। वेदिका ने भी हाय कहते हुए एक स्माइल दी। दोनों की नजरें फिर से मिली और दोनों को अपनी धड़कनें तेज होती महसूस हुई। मिहिका ने वेदिका का हाथ पकड़ और उसे वहां से ले अंदर ले जाने लगी। विक्रम उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। वेदिका जब गुनगुन के कमरे में पहुंची तो वहां एक लड़की कमरे को सजा रही थी। गुनगुन ने मिहिका के साथ एक अजनबी लड़की को देखा तो उसने सवालिया नजरों से मिहिका की ओर देखा। मिहिका ने कहा, भाभी इनसे मिलो, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड वेदिका, और वेदिका ये है मेरी प्यारी सी भाभी, तुम्हें इन्हें ही पढ़ाना है। इस पर वेदिका ने सिर हिलाते हुए पूछा, वैसे मिहिका, क्या मैं इन्हें तुम्हारी तरह भाभी कहकर बुला सकती हूँ? गुनगुन खुशी से मिहिका की ओर देखते हुए बोली, बिल्कुल कह सकती हो, है ना मिहिका दीदी? मिहिका ने भी हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसे ये मेरी भाभी है अब से तुम्हारी भी भाभी है। थोड़ी ही देर में तीनों का अच्छा सा बॉन्ड बन गया। गुनगुन को भी अच्छा लग रहा था कि अब वो भी कुछ सीखने वाली है। वो अपनी नई जिंदगी की ओर पहला कदम बढ़ाने वाली थी। अब उसे दादाजी से किए गए वादे को पूरा करना था, इसलिए उसने पूरी कोशिश करने का संकल्प लिया ताकि दादाजी की उम्मीदों पर खरा उतर सके। शाम के वक्त एयरपोर्ट पर एक विमान लैंड करता है। एयरपोर्ट पर काफी भीड़ थी। उसी भीड़ में से एक लड़की निकली जो देखने में बहुत खूबसूरत और हॉट लग रही थी। उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, आंखों में गॉगल लगाए थे और हाई हील्स पहने हुए थी। वो टक टक की आवाज करती हुई चल रही थी। एयरपोर्ट पर मौजूद लगभग सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर बेहद घमंड था। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आई, उसे अपने सामने एक आदमी दिखा, जिसे देखकर वो गुस्से में उसकी ओर बढ़ी और बोली, रोनित, तुम यहाँ? क्या कबीर मुझे लेने नहीं आया? क्या उसे मेरे आने के बारे में पता नहीं था? रोनित ने विनम्रता से कहा, जी मैडम, सर को पता था, वो आना तो चाहते थे लेकिन उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया, इसलिए उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा। उस लड़की का नाम जेनी था। वो गुस्से में बोली, कबीर ऐसा कैसे कर सकता है? मैं इतने समय बाद इंडिया आई हूँ और कबीर के पास मुझे रिसीव करने तक समय नहीं है। रोनित ने तुरंत कहा, नहीं नहीं मैडम, सर ने आपके लिए एक गिफ्ट भी भेजा है और उन्होंने कहा है कि जैसे ही वे फ्री होंगे वे खुद आपसे मिलने आएंगे। ये सुनकर जेनी थोड़ी शांत हुई और बोली, ठीक है अब चलो।
आज दिन भर की इतनी सारी बातों के बीच कबीर बेहद परेशान हो गया था। बार बार उसके जहन में गुनगुन ही आती जा रही थी। दिल और दिमाग में जैसे जंग सी छिड़ चुकी थी। वो काफी स्ट्रेस फील करने लगा था, इसलिए वो आज बार में आया हुआ था। उसके साथ उसका फ्रेंड यश भी था। दोनों आज फिर मिलकर पैग पर पैग पी रहे थे। यश ने अपनी लड़खड़ाती जुबान